हेलो एवरीवन। 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस 2026 का प्रीलिम्स होना है। उस हिसाब से 6 अगस्त हो चुकी है और मोटा मोटा आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, 120 डेज का समय बचा हुआ है। काफी लोगों के पर्सनल मैसेजेस व्हाट्सएप पर आ रहे थे और वो लास्ट 4 मंथ्स के लिए कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर के पूछ रहे थे। तो एक वीडियो के इसके थ्रू कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ जो यहाँ से आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखने की ये है कि ये जो लास्ट के 4 मंथ्स अब बचे हुए हैं ओवरऑल, इसमें आपको अब यहां से फाइनल वाला सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपने पहले उतना सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई नहीं की है तो, यानी कि जो अच्छे लेवल की तैयारी होती है या जिसे आप कह सकते हो कि जो इन डेप्थ पढ़ाई होती है, वो यहीं से कर सकते हो आप। ये लास्ट मौका है। अगर आपने यहां से 1 महीना 1.5 महीना और वेस्ट कर दिया तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस तैयारी में इतनी शार्पनेस हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप एक्चुअल में चीजें एग्जाम वाले दिन कर पाओ। अभी यहां से क्योंकि 4 महीने का समय है, 120, 118, 115 दिन बहुत होते हैं। अगर आप ढंग से प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि आपकी जो तैयारी है, जो प्रोसेस है, उसमें वो चीजें होनी चाहिए जो एक्चुअल में इस एग्जाम के लिए जरूरी हैं। रिक्वायर्ड एफर्ट्स आपको पुट करने होते हैं। कुछ चीजें बहुत ही बेसिक होती हैं, वो फंडामेंटल कभी नहीं बदलते हैं। वो ना तो 4 साल बाद एग्जाम अगर कोई दे रहा है तो बदलेंगे, ना ही वो आज से 4 साल पहले बदले हुए थे। जैसे ढंग से चीजों को पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना, फैक्ट को रिटेन करना, फैक्ट भी इंपॉर्टेंट वाले रिटेन करना, रिवीजन बार बार करना। सिर्फ एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है, आप उससे फैमिलियर होते हो, ये आपको दिमाग में अपने बिठाना होगा। इसीलिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप कितनी बार रिवाइज करोगे चीजों को, और रिवीजन करने में टाइम लगता है। अगर आप वो टाइम नहीं दोगे तो आप चीजें रिवाइज नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरीके के कुछ जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं पूरी प्रिपरेशन के, वो अगर आपके क्लियर हैं तो बाद के 100, 115, 120 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये जो 120 दिन का समय है, इसमें 20 दिन तो आपको लास्ट के कैलकुलेट ही नहीं करने चाहिए। वो तो ऐसा होता है कि उस टाइम पर 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, तो उसके बाद आप जो भी आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है, अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, जो भी आपको करना है अरेंजमेंट, वो आप देखते हो लास्ट के 10 दिन में। पढ़ते आप ऑब्वियसली हो, लेकिन वो करंट अफेयर्स डोमिनेटेड ज्यादा होता है। और उसके जो पहले के 10 दिन होते हैं, वहां पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होते हो, कुछ कुछ और चीजें देख रहे होते हो। तो वहां पर आप चीजों को कंसोलिडेट कर रहे होते हो कि आपने देखा यार एग्रीकल्चर मिनरल का डेटा मैंने नहीं किया है, तो वो आपने कर लिया। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने रिवाइज कर ली, और भी आपने कुछ कुछ टेबलर फॉर्म में जो चीजें होती हैं, लिस्ट वाली चीजें होती हैं, वो आपने देख ली। लेकिन जो एक्चुअल में 100 दिन है, ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन बिल्ड करके दे सकते हैं आपके लिए। तो अगर आप अभी तक भी उतना शार्पनेस के साथ तैयारी नहीं कर रहे तो दिस इज दी हाई टाइम एंड दिस इज दी लास्ट टाइम एज वेल। यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट यूपीपीसीएस की स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो बाकी सारी चीजें आप ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्ड कर सकते हो, उसका सपोर्ट लेकर के बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी वीक है, यानी कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही वीक है, तो आपका ओपोनेंट आपसे थोड़ा बहुत भी एनर्जी ज्यादा लेकर के आपको पटक देगा, और यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न है, यानी कि जो आपका एग्जाम है, वो आपको शिकस्त दे देगा अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत नहीं है तो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 120 डेज हैं, इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंट और जनरल साइंस के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, वो फिर भी डुएबल होता है, या उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आप कर ले जाओगे चीजें जनरल साइंस और इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी पर फोकस नहीं किया, पॉलिटी पर फोकस नहीं किया, तो आप उन क्वेश्चंस को पेपर में गलत करके आओगे जो हर कोई ऑलमोस्ट सही कर रहा है, जो सिंसियरली पढ़ाई करके आया है। तो इसलिए इन 4 सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैंने करंट अफेयर्स को इंक्लूड नहीं किया। करंट अफेयर्स को तो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर्स में पूरी जान भी नहीं लगानी होती है कि मतलब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया और आपने वो जान भी करंट पर लगा दी। काफी लोग ऐसा काम करते हैं कि वो 3-3, 4-4 सोर्सेज से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, मैगजीन भी वो 2-3 कर रहे हैं, देन वो यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं। इतना करंट अफेयर्स की करने की जरूरत भी नहीं होती है। कोई एक सोर्स अगर आपने ढंग से किया है तो आप 90% क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, जो कि मोर देन एवरेज तो है ही, बल्कि बहुत ज्यादा है, और उतने से आपका एग्जाम निकल जाता है। लेकिन अगर आप 2 सोर्स 3 सोर्स करोगे तो आप 90 की जगह 95% क्वेश्चन सही कर लोगे। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, वो आपको एग्जाम में हैवीली कॉस्ट करेंगे। हो सकता है कि आप 1-2 नंबर, 3 नंबर से रह जाओ। इसलिए जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको पहले तैयार करना चाहिए, और वो क्योंकि बदलता नहीं है, स्टैटिक है, और उसमें से चीजें आपको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो वो जितना अच्छे से आपने तैयार करके रखा होता है, रिवाइज करके रखा होता है, वो आपको काम देता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसमें आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप मेजर मेजर या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर पढ़ें।
हर चीज ना तो आपको पढ़नी है, ना ही आप पढ़ पाएंगे, ना ही जरूरत है। लेकिन जो कायदे की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूपीपीएससी फोकस करता है, देखो यूपीएससी किन चीजों पर फोकस कर रहा है या यूपी ट्रिपल एससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट्स नॉट योर बिजनेस। आपको यह ध्यान देना है कि कमीशन आपका किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, कितना डेप्थ में वो अभी जा रहा है। अगर आपको ये आइडिया है तो आप वही चीजें पढ़ोगे या उसके आसपास की चीजें पढ़ोगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट है। क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को नहीं संभाल सकता अनटिल अनलेस कि आप उसको प्रॉपर रिवीजन दे रहे हो। और वो ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप भले ही एक मटेरियल पढ़ें लेकिन उसको बार बार पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करें। तो अगर आपने 4 मेजर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, साथ में करंट अफेयर्स, इन पर अपनी कमांड बना रखी है, तो आप देखोगे कि पेपर आपके लिए आसान है। पेपर अगर टफ भी आएगा ना तो वो सबके लिए टफ आएगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। तो जो रिलेटिव एग्जाम है यानी कि जो इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें उस पर्टिकुलर पेपर में जिस व्यक्ति ने, जिस कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया वो आगे आ जाएगा अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। तो ये आपको समझना होता है। पेपर अगर इजी आ रहा है तो वो जितने भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए इजी है। पेपर अगर हार्ड आ रहा है तो सबके लिए हार्ड है। तो आपको ये देखना है कि भाई जो इजी क्वेश्चन है वो मेरे से गलत ना हो, जो टफ क्वेश्चन है वो तो सबके लिए टफ है, उसको अगर अगला छोड़ रहा है, आप छोड़ रहे हो, तो आप पीछे नहीं हो। लेकिन अगर आपने एकदम सिली सिली क्वेश्चन में गलतियां कर दी, सिली सिली गलतियां कर दी आपने, और आपने आसान क्वेश्चन भी छोड़ दिए या आप सही नहीं कर पाए, वहां से आप जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनसे तो पीछे हो ही रहे हो, बाकी कैंडिडेट से भी पीछे हो रहे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो पढ़ाई का शेड्यूल है, सबसे पहले तो आपको उसका ध्यान रखना है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी जॉब में बिजी हैं, उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एनी हाउ यू वुड हैव टू फाइंड टाइम। टाइम अगर आप नहीं निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम के दिन जो ओएमआर में आपकी कॉपी चेक होगी या जो पेपर है वो ये नहीं देखने वाला है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, आपने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया या नहीं, ये देखा जाता है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब में बिजी हो, किसी और चीज में बिजी हो और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो नो बडी इज गोइंग टू कम एंड कंसोल यू कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाएगा टाइप्स। आपको बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने मेहनत की होगी और वो चीजें कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम निकालने की कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके। जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर यहां से जो ये 100-120 दिन है बेसिकली, इसमें अगर 8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक काम है, पढ़ना, और अगर आप उसमें भी 8 घंटे दिन के नहीं निकाल रहे हो, जो कि 24 घंटे में से सिर्फ एक 1/3 है, एक तिहाई है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो काम आपको करना था वो आप ढंग से क्यों नहीं कर रहे, और फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8 घंटे उनके लिए मस्ट है। कभी कभी आप छुट्टियों में, मतलब छुट्टी का मतलब कि जैसे कभी आप एकदम फ्री हो, आपके पास और कोई काम नहीं है, तो फिर आप 10-12 घंटे भी निकालो, बीच बीच में ये आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ये आप चीज करोगे, आपकी जो सिलेबस की चीजें हैं वो जल्दी तैयार होंगी, आप उनको बेहतर रिवीजन कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। जिसके पास कम टाइम होता है वो कम बार चीजें कर पाता है, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक बार 2 बार की जगह 4 बार पढ़ सकते हो, 4 बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो आपको अपनी पूरी जान डालनी पड़ेगी। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सपोज उनके पास अगर 4-5-6 घंटे का टाइम है, तो क्या उनके लिए कोई चांस नहीं है? उनके लिए चांस है, लेकिन फिर उनको ये समझना पड़ेगा कि एक जो ऐसा कैंडिडेट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है और उसने उतना लेवल नॉलेज का लेके आ रहा है, तो मैं उसको कॉम्पिटिशन दे पाऊं, मैं उससे आगे निकल पाऊं। और अगर एक फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट 2-4 दिन 5 दिन बीच बीच में पढ़ाई नहीं भी करता है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। भले ही आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है, और आपको अपनी 4 घंटे की पढ़ाई में ये ट्राई करना है कि आप 8 घंटे वाले के बराबर की पढ़ाई कर ले जाओ, यानी कि आपका नॉलेज का जो लेवल है वो उतना अच्छा हो। तभी आप पेपर में एक्चुअल में कॉम्पीट कर पाओगे उस इंसान से जो 8-10 घंटे पढ़ रहा था। तो ये बहुत जरूरी है। प्लस हर इंसान को अपनी लर्निंग का पैटर्न, अपनी एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि आप किस तरह से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा रिटेन हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, चीज है। बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं, बार बार वो फेल होते रहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे ज्यादा सीखते हो। आप वीडियोस के थ्रू ज्यादा सीखते हो, या आप खुद बैठ के ज्यादा सीखते हो, आप नोट्स बना के ज्यादा सीखते हो, या आप एक्टिव रिकॉल करके ज्यादा सीखते हो, आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है, आप हर 1 घंटे को ट्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा या पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा। अगर आप इसको ट्रैक नहीं कर रहे हो और आप बार बार गलतियां कर रहे हो और आप फेल हो रहे हो लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है, तो आपको इन चीजों पर काम करना पड़ेगा कि हर इंसान का लर्निंग का जो पैटर्न है वो सेम नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने बताया कि मैं तो किताब से ही पढ़ लेता था, मैं तो किताब में ही अंडरलाइन करके पढ़ लेती थी। हो सकता है आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको सिर्फ किताब में अंडरलाइन करने से याद नहीं होता है। आप 15 मिनट पढ़ते हो, उसके बाद आप ख्यालों में खो जाते हो।
या हो सकता है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो को आपको शॉर्ट नोट्स आपसे नहीं बन पाते हैं, तो आपको बार बार उस मटेरियल से ही रिवाइज करना पड़ेगा, उसी में सर्कल करना पड़ेगा, उसी में अंडरलाइन करना पड़ेगा। देन आपको छोटे छोटे अपने तरीके इजाद करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे कि आप कैसे चीजों को रिटेन कर पा रहे हो बेहतर तरह से। एंड ये सब आप तब कर पाओगे जब आप खुद के साथ बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, चीजें करोगे। कुछ चीजें बहुत ही बेसिक हैं, वो आपको करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी एकदम बेसिक मटेरियल है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको लेकर के आप अपने दिमाग में ना बहुत ज्यादा डाउट मत रखिए। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि घटना चक्र पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, यूट्यूब पर 2000 चैनल है सपोज यूबीपीएसएस की कैटेगरी में, या टेलीग्राम पर सपोज 10,000 चैनल है। अब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि घटना चक्र कबाड़ है, कूड़ा है, आप इसको मत पढ़िए। या बहुत से लोग आएंगे वो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल बहुत खराब है, हमारा ले लो, वो बहुत बेहतरीन है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, जो भी है। आप देखो कि आपके लिए क्या चीज फायदेमंद है, आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। इंपॉर्टेंट तो वो है ना। आपको अगर घटना चक्र से फायदा मिल रहा है तो आप पढ़ो, आपको अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो आप रख दो, आप कुछ और पढ़ो। आपको किसी कोचिंग से फायदा मिल रहा है तो आप उसका फायदा लो, नहीं मिल रहा है तो छोड़ो उसको। आपको देखना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली आप खुद को क्वेश्चन करोगे कि आप क्यों नहीं कर पाए। आप ये समझो, नोबडी इज गोइंग टू कम कि भाई तुमने निकाल लिया तो तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा था। अरे उसने निकाल लिया, उसने जो किया हो, उसने चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, कोचिंग ऑफलाइन की हो, ऑनलाइन की हो, कुछ ना किया हो। आजकल तो वैसे भी कोचिंग कोई कर भी लेता है, सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो बोलता नहीं है जल्दी जल्दी कि मैंने कोचिंग की थी, वो सेल्फ स्टडी बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में 20 जगह से उन्होंने ज्वाइन किया होता है। तो वो सभी अपनी एक अलग चीजें हैं। पॉइंट मेरा समझाने का सिर्फ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहां से कौन सी चीज कर रहे हो, और आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है या कितना रिटर्न मिलेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 3 हफ्ते की पढ़ाई से समझ में आ जाता है कोई एक मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। कॉन्फिडेंस बनने लगता है, चीजें तैयार होने लगती हैं, बेटर कंसोलिडेशन एंड रिटेंशन होने लगता है, रिवीजन में आसानी होने लगती है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, चीजें समझ में आने लगती हैं पहले के कंपैरिजन में कि आप पहले कितना खराब करते थे। तो ये बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग हैं वो इस कोनंड्रम में, इस पजल में तो रहते हैं कि यार ये मटेरियल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें वो 1 महीना वेस्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में अगर वो उसको लेके बैठ जाते तो उस 1 महीने में वो उसको तैयार कर चुके होते। तो इसलिए अगर आपको किसी भी मटेरियल को या सब्जेक्ट को लेकर के डाउट हो रहा है कि यार मेरे को लूसेंट पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, बेटर ये होगा कि आप उसको लेकर के बैठो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 2 दिन 3 दिन आप लेकर के उसको बैठोगे, यू विल रियलाइज कि यार मैंने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे से तो लूसेंट नहीं पढ़ी जा रही है। यही तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा। या सपोज आपने घटना चक्र उठाया, सपोज यू आर अ कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी कि आप भाई पहले उसका करते थे, आप इधर साइड आपने स्विच किया है, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि भाई मेरे से घटना चक्र तो हो ही नहीं पा रही है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको करें और उसके पीछे भागें, लेकिन आपको उसमें कूदना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको यह पता लग पाएगा कि आपके लिए वो चीज काम कर रही है या नहीं। क्योंकि 1,000 लोग बताएंगे कि उसको पढ़ना है, 1,000 लोग बताएंगे कि उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको वो क्या फायदा दे रहा है ये आप ही जान पाओगे जब आप उसमें कूदोगे। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, तनाव दे रही है, आपको लगातार प्रेशर में बनाए हुए है, उसमें आप घुस जाओ, आप ट्राई कर लो। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, बहुत ज्यादा 1 2 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको बेस्ट तरीका मिल जाएगा जो आपके लिए काम कर रहा है। ये जो 100 120 दिन है, इसको आप इस तरह से ना लीजिएगा कि अरे बहुत टाइम बचा है। ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत ज्यादा है। जिस तरीके का अब पैटर्न आ रहा है, पेपर आ रहा है यूपीपीसीएस का, एक्चुअल में 3 महीने तो जरूरी है ही। और अगर आप 20 दिन एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो वो इंपॉर्टेंट है, या वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 20 दिन 30 दिन जो भी एक्स्ट्रा है आपके पास, वो आपके लिए एक एडिड बेनिफिट है। रही बात उन लोगों की जो 1 महीने में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं, अभी इस तरीके के वीडियोस बहुत चलेंगे और उस पर 50-50 हजार 1-1 लाख व्यूज आएंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट ये देखना चाहता है कि भाई 15 दिन में प्री कैसे क्लियर करें। क्योंकि पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं होती है, या 6 महीने तो पढ़ाई की नहीं है, अब क्या करें, 15 दिन ही बचे हैं, निकालना सबको है, निकालना तो सबको है, लेकिन मेहनत नहीं हो पाती है ना। तो ऐसे वीडियोस पे व्यूज बहुत आते हैं और बनाने वाले को ये पता होता है। तो फिर इंसान ये लिखेगा उसमें कि 18 दिन में सिर्फ प्री क्लियर करें, 1 महीने में प्री क्लियर करें, बस 2 महीने में सब कर लेंगे आप। क्योंकि उसको तो लिखना और कहना है ना, तो वो कुछ भी लिख और कह देगा व्यक्ति। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 15 और 20 दिन में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये हलवा नहीं है कि बस बन गया 5 मिनट में, उसमें आपने ऊपर से गार्निश कर दिया आलमंड वगैरह, चॉप्ड, और बस हो गया और खा लिया, ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, मेहनत डालोगे तो ही आप वो जो लाखों की भीड़ है उसमें से उन कुछ चुनिंदा हजार लोगों में आ पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो लोग एंड के 15-20 दिन में या जॉब के साथ निकाल ले रहे हैं या कर ले रहे हैं, उन्होंने पहले से उतना रगड़ा मार रखा है, यानी कि पहले से उन्होंने उतनी मेहनत कर रखी है जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है। तो वो अगर फंडामेंटल राइट्स लेके बैठते हैं ना, तो उन्हें एक एक फंडामेंटल राइट में ये देखना नहीं पड़ता है कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है, 21 में क्या है, राइट। इसी तरीके से जो और भी हिस्ट्री की चीजें, उनको हर एक चीज याद है पहले से, उनको बस एक हल्का सा अपनी मेमोरी को ट्रिगर देना है, एक
हुक करना है, एक हिंट देना है, एक क्यू देना है कि ओके ठीक है, ये कुछ कुछ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हल्का सा उन्हें हिंट मिल गया, एक बार उन्होंने देखा, बस उन्हें याद आ गया, अच्छा हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। वो पहले इतनी मेहनत कर चुके हैं, तो आप अगर उनकी पहले की मेहनत को इग्नोर करके ये सोच रहे हो कि यार उन्होंने 15-20 दिन में या 1 महीने में कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। और जो जेन्युइन ऑनेस्ट लोग होते हैं वो बताते हैं कि भाई मैंने पहले उस किताब को 8 बार 10 बार 6 बार पढ़ रखा था, बिकॉज ऑफ दैट मैं बाद के 15 दिन में रिवाइज कर लेता था या कर लेती थी। तो आप पूरी चीज को समझने की कोशिश करें। आप ये चीज का ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको 15 मिनट में 20 मिनट में कोई चीज बता रहा है और उसने अपने पूरे साल की 1 साल की 2 साल की हो सकता है 5 साल की जर्नी 15 मिनट में बताई हो सकता है 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 15 मिनट में बताई हो, तो अभी क्या हुआ, 75-70 मिनट या 60 मिनट या आधे घंटे में उसने अपनी पूरी जर्नी बताई है। स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें से समझने वाली होती हैं, जो आपको दिमाग लगा के समझनी है। काफी कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं कि जैसे किसी ने बोला कि यार मैंने तो किसी ने बताया कि मैंने तो शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब उसने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या पर्पस था, कितने बनाए थे, कितने रिवीजन के बाद बने थे, पहले कैसे बने थे, बाद में कैसे बने, एग्जाम के लिए उसका यूज कैसे किया, ये सब सारे क्वेश्चंस इसमें इंटैक्ट होते हैं। आपने बस देखा शॉर्ट नोट्स, बस आप लेकर के बैठ गए मटेरियल, आपने उसको देख देख के लिखना शुरू कर दिया। नाउ यू आर थिंकिंग कि आप बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो एक्चुअल में नोट्स है ही नहीं, नोट्स का पर्पस ही आपको नहीं पता है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप चीजें सुन रहे हो उससे जुड़ी हुई होती है, एंड उन क्वेश्चंस के आंसर को पाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो क्लैरिटी आपके माइंड में है तो आप 1 महीने की पढ़ाई भी करोगे तो वो 2 महीने के बराबर होगी। आप अगर दिन में 3 घंटे की पढ़ाई भी करोगे तो वो 8 घंटे के बराबर होगी। क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जो पढ़ तो 10 घंटे रहा है, वो चेयर और टेबल पर बैठ तो 12 घंटे रहा है, 10 घंटे रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। वो एक ही सब्जेक्ट के 4 सोर्स पकड़े हुआ है, उसको एग्जाम के 20 दिन पहले भी ये लग रहा है कि यार ये मटेरियल मेरा सही है कि नहीं है, मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। करंट अफेयर्स का सोर्स एग्जाम के 20 दिन पहले डिसाइड हो रहा है प्री एग्जाम के। ये सब ऐसी गलतियां हैं जो एग्जाम के लिए फेल होने की बिल्कुल प्लेटफॉर्म एकदम तय करती हैं, फिट करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे और डेली के 5 घंटे 6 घंटे भी दोगे, जिसके पास टाइम है वो ज्यादा देगा, जो कर रहे हो उसे ट्रैक करोगे, इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करोगे, आयोग के जो पीवाईक्यू है, कमीशन के जो जितने भी हाल में पेपर हुए हैं उनके जो ऑप्शंस हैं, जो टॉपिक हैं, जो थीम है, या जो पुराने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो टॉपिक और थीम है, अगर आप उनको समझते हो और अपना दिमाग लगाते हो, यानी कि आपका ब्रेन प्रोसेस करता है चीजों को, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर जाओगे, इन कंपैरिजन टू कि आपने किसी सामने वाले को पूरा ऑटोनोमी, आपने एक पावर दे दी, आपकी ऑटोनोमी रह नहीं गई कि भाई आप सब कुछ ये बताएंगे यही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। आपका अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है चीजों को रिटेन करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। और अगर आप वो कर ले जाते हो तो बाकी बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे भी भागने का आप समय नहीं है। जो आपने पढ़ा है अगर वो आपने रिटेन अच्छे से किया है, और जो चीज आप पढ़ रहे हो अगर वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये अगले 100-120 दिन है, भटकाव कम से कम रखना है। जितना डिस्ट्रैक्ट कम होगे, एग्जाम निकलने के चांसेस उतना बढ़ेंगे। जितना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना आपके निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, कॉल आपकी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करिए। ट्राई करिए कि डेली आप टारगेट के बेसिस पर तैयारी करें। खुद के लिए आपका टारगेट असाइन होना चाहिए कि मेरे को कल ये 4 चीजें करनी है, मेरे को ये 6 चीजें करनी है। हफ्ते का टारगेट एक मोटा मोटा प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को लाइक ये 5 चीजें करनी है, ये 4 चीजें करनी है। और अगर आप उसका 80-90% भी कर रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे हो या उसके बराबर हो, इन कंपेरिजन टू दोज पीपल जिनका कोई टारगेट नहीं है, वो रैंडमली पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, हिस्ट्री को 20 दिन दे दिए, इन्वायरमेंट को 25 दिन दे दिए, जनरल साइंस को 1 महीने से पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी ने वीडियो में बोल दिया था कि जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन कहां से आते हैं जनरल साइंस के? कोई जो भी वीडियो देख रहा है देख करके मुझे ढूंढ के दिखा देना, व्हाट्सएप पे भेज देना फोटो की भाई ये आ रहे हैं जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। पता नहीं कितने सारे वीडियोस बने हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जिनसे पेपर निकलता है एक्चुअल में, उस पर फोकस करने की बजाय जनरल साइंस की बात बताई जा रही है। जनरल साइंस में तो एक मटेरियल भी पढ़ लोगे ना, उसको रट लोगे, उसको रिवाइज कर लोगे तो उससे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इतने की आपका भला हो जाएगा। क्योंकि उतने क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीटेड है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी मेक और ब्रेक वाला हिसाब कर देते हैं आपके लिए। और ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं समझोगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है, किसी और के लिए नहीं है। आई होप दिस वीडियो गिव्स यू सम क्लैरिटी। थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिला होगा। बेसिक चीजें जो है वो चेंज नहीं होंगी, वो आपको पता है। लेकिन जो ये चीजें हैं ना, तो ये आपको हर जगह मिलेंगी। और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा हैवी तगड़ी एडिटिंग नहीं की है, बहुत कोट वोट पहन करके और ऐसे आकर के एकदम डिजिटल बोर्ड पे अभी चमक धमक के साथ आपको चीजें बताता, वो सब काम नहीं है। जो चीजें एक्चुअल में काम करती हैं वो बताइए। अगर आपको समझ में आए तो दैट इज गुड फॉर यू, अगर आपको ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एक तरीका निकाल लीजिए।
जिसके थ्रू आप चीजें करने वाले हैं। क्योंकि जो पोस्ट इतनी ज्यादा हैं, या जो इतना हाय तौबा, इतना इतना मजा, इतना जो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि इतनी ज्यादा पोस्ट हैं, दिस एंड दैट, वो भी तभी एक्चुअल में मैटर करता है जब आप उसमें चीजें कर पा रहे हो। अगर इतनी ज्यादा पोस्ट होने के बाद भी आपका नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा घटिया आपको फील कोई चीज नहीं कराएगी। आप एक चीज समझो, पोस्ट तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपका होने की गुंजाइश है। जिस दिन प्री के रिजल्ट में आपका नहीं होगा ना, उस दिन यही चीज कांटे की तरह चुभेगी, तलवार की तरह आपको भुक जाएगी कि भाई इतनी ज्यादा पोस्ट थी तब भी मैं नहीं कर पाया, इतनी ज्यादा पोस्ट थी तब भी मैं नहीं कर पाई, मैं क्या कर रही थी। ये क्वेश्चन आपका दिमाग, आपका अंतर्मन आपसे पूछेगा। इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज में मत पड़ो कि कितनी पोस्ट, कितना क्या, वो पोस्ट वोस्ट सब चलती है हर साल। क्या जब 300 पोस्ट आ रही थी तो लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए? तब भी हुए। तो जो तगड़ा कैंडिडेट है वो आज नहीं तो कल सिलेक्ट होना ही होना है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए जिनको अगले साल देना है या जिनको 2 साल बाद देना है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। और ठीक जो पुराने कैंडिडेट्स थे जो इससे पहले दे रहे थे और किसी वजह से रह गए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है कि 23 में किसी इंसान ने इंटरव्यू दिया, 24 में जाकर के वो फाइनली सिलेक्ट हो गया। अगर वो 23 में इंटरव्यू देने के बाद रुक जाती तो 24 में उनका हिसाब नहीं बनता है ना। तो ये सीखने वाली चीज है। यहां से आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो ड्रॉ करनी है वो आप करिए। बाकी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। आप कितने अनुशासित हो, आप अपने रूटीन को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के कितने पेक्यूलियर हो, कितने स्पेसिफिक हो। करना है तो करना है, चोट लग जाए तो करना है, गिर गए, पड़ गए, कुछ हो गया, करना है तो करना है। चाहे उसके लिए नींद काटनी पड़े, चाहे खाना कम करना पड़े, चाहे और चीजों से थोड़ा सा मोह त्यागना पड़े, बट करना है तो करना है। अगर ये क्लैरिटी आपके माइंड में है तो अल्टीमेटली आपको एक रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू।